आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। और अब खबर तफसील से। मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान के कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को नया कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया। शहबाज शरीफ को ऐवान में 174 वोट मिले, जिसके बाद वो पाकिस्तान के 23वें वजीर आजम मुंतखब हो गए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे का हलफ लेंगे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी अलील हो गए हैं, लिहाजा कायम मकाम सदर सादिक संजरानी हलफ दिलाएंगे। वजीर आजम मुंतखब होने के बाद ऐवान में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हक की जीत और बातिल को शिकस्त हुई है। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर बैरूनी साजिश के तहत इमरान खान हुकूमत को बेदखल करने का जरा बराबर भी सबूत मिला तो मैं वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा देने में एक सेकंड भी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत में मुल्क कर्जों के बोझ तले दब गया है, मईशत का बुरा हाल है, लेकिन अब हम मुल्क को फिर से तरक्की के रास्ते पर गामजन करने के लिए अनथक कोशिश करेंगे। पार्लियामान की जो सिक्योरिटी कमेटी है वहां पे इन कैमरा इसके ऊपर कमेटी के ऑनरेबल मेंबर्स को पूरी ब्रीफिंग दी जाए, जिसमें मुसल्लह अफवाज के तमाम सरबराह मौजूद हों, जिसमें डीजी ISI हो, जिसमें हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हों और जिसमें वो सफ़ीर हों जिन्होंने ये ख़त लिखा और उसके बाद ब्रसल्स उसकी ट्रांसफ़र हो गई। मैं समझता हूं कि हमें फिलफौर हमें इसमें कतअन देर नहीं करनी चाहिए ताकि पूरी कौम को पता चले। और मैं आज जनाब स्पीकर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं अपनी तरफ से और बिला खौफ तरदीद इन कायदीन की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस हवाले से अगर एक रत्ती बराबर जनाब स्पीकर अगर इवन एन आयोटा ऑफ एनी शेड ऑफ एविडेंस खुदा न खास्ता आ जाए कि हम किसी बैरूनी साजिश का शिकार हुए या खुदा न खास्ता बैरूनी किसी ताकत के हमें वसाइल मिले, जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में साबित हो चुका है, ये अगर खुदा न खास्ता एक धेले की कहीं ये साबित हो जाए या हमारी इन्वॉल्वमेंट साबित हो जाए तो मैं यहाँ पर आपको गवाह बनाकर उस खुदाए बुजुर्ग बरतर को गवाह बनाकर ये कहता हूं कि मैं एक सेकंड में वजारत उज़्मा से इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा। जनाब स्पीकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में MBBS के तलबा को हिंदू मजहब के ताल्लुक से गलत मवाद पढ़ाए जाने के मामले में AMU इंतजामिया डॉक्टर जितेंद्र कुमार के खिलाफ पहले ही मुअत्तली की कार्रवाई कर चुकी है। अब इस मामले की तहकीकाती जांच के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो इस मामले की जांच करेगी। इस कमेटी का कन्वीनर रिटायर्ड टीचर प्रोफेसर RP सिंह को बनाया गया है। वहीं 3 दीगर असातिज़ा इस कमेटी में शामिल हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने 4 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करी गई है। जैसे कि आपको मैंने हाल ही जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज फैकल्टी मेंबर डॉक्टर जितेंद्र कुमार जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट के, उनका सस्पेंशन हुआ था और इसी संबंध में ये कमेटी गठित की गई है। प्रोफेसर RP सिंह साहब जो कि रिटायर्ड प्रोफेसर हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के, उन्हें इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। साथ में प्रोफेसर मोहम्मद अतहर अंसारी साहब जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के हैं इसके सदस्य होंगे और इनके साथ प्रोफेसर संगीता सिंघल जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी के हैं वो भी मेंबर होंगे और इसके कन्वीनर जो होंगे वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी सेक्शन रजिस्ट्रार ऑफिस के होंगे। इस कमेटी से ये रिक्वेस्ट की गई है कि वो अपनी जांच पड़ताल जो है वो बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना जारी है। फर्जंदान तौहीद इबादत के जरिए अपने रब की खुशनूदी हासिल करने में मसरूफ़ है।
कुछ लोग खिदमत खल्क के काम के जरिए भी नेकियां हासिल करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में 11 अप्रैल ओल्ड मेमन डे के मौके पर आज मेमन कमेटी ट्रस्ट नांदेड़ की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा गरीब बच्चों के लिए ईद के नए कपड़े, चप्पल, जूते और राशन तकसीम किया गया। पूरी दुनिया में सब लोग जानते हैं कि 11 अप्रैल ये मेमन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेमन बसते हैं वो इस दिन को मेमन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं और इसमें काफ़ी सारे खैर के काम होते हैं, जिसमें मकसद यही होता है कि जितने गरीब होते हैं उन तक कुछ ना कुछ मदद पहुँचाई जाए इस दिन के बहाने से। मेमन डे पर कई अलग अलग प्रोग्राम जैसे कि ब्लड डोनेशन किया जाता है, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, राशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। बट हम लोग यहाँ पर मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ यहाँ पर कुछ इनोवेटिव और अलग करने में हमेशा सोचता है और बिलीव करता है। इसलिए हर साल अल्लाह के करम से हम लोग ईद के मौके पर कुछ ना कुछ क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन, नए ड्रेसेस बच्चों को दिए जाते हैं। इस साल भी हमने वो बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मेमन जमात के फेडरेशन के सपोर्ट के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ कंप्लीट किया है। अल्लाह के करम से आज एक दिन पहले ही मराठवाड़ा में गर्मी की शिद्दत अपने शबाब पर है। हर गुजरते दिन के साथ धूप की तमाज़त में इजाफा ही हो रहा है। फिलहाल औरंगाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री को पार कर गया है। रमज़ान में रोज़ों का एहतमाम हर बालिग मुसलमान के लिए फ़र्ज है, फिर चाहे मौसम गर्मा हो या सर्द। कहते हैं कि अज़्म और इरादे मजबूत हों तो तमाम दुश्वारियां दूर हो जाती हैं। रोज़ेदारों को इफ्तार के फौरी बाद कैसे राहत नसीब होती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। औरंगाबाद शहर के बड्डी लेन इलाके को यूं तो चटोरी गली भी कहा जाता है, क्योंकि इस बाजार में आपको हर दूसरे कदम पर होटल मिल जाएगी। लेकिन रमजान के महीने में यहाँ फालूदे की धूम रहती है। तकरीबन 2 दहाई पहले अनवर भाई ने औरंगाबाद में फालूदा मुतारफ कराया था। आज बड्डी लेन में तकरीबन 1 दर्जन फालूदे के स्टॉल्स मिल जाएंगे। औरंगाबाद में फालूदे की मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुंबई के ताजिर औरंगाबाद में आबाद हो रहे हैं। मेरा 20वां साल है। मेरे पास जो है यहाँ पर जो तो 15 से 18 वैरायटीज के जो फालूदे हैं 60 रुपये से लेके 120 रुपये तक फालूदा अवेलेबल है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ है। शाही पर ड्राई फ्रूट फालूदा है, शाही फालूदा, केसर है। 4 पीढ़ी से इस फालूदे का धंधा करते हैं बम्बई में। मदनपुरी के अंदर हमारा फेमस फालूदा है। यहाँ पे मैं 15 साल से फालूदा लगा रहा हूँ। मेरे पास स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पाइनएप्पल, शाही गुलाब, रूह अफ़ज़ा, बटर स्कॉच, अंजीर। फालूदा नूडल्स के साथ तैयार किया जाने वाला मीठा है। इसकी इब्तिदा ईरान की डिश फलूदा से हुई, लेकिन औरंगाबाद शहर में ये मुंबई के रास्ते पहुंचा। फालूदा कैसे बनाया जाता है, फालूदा बनाने के लिए कौन कौन से लवाजिमात इस्तेमाल किए जाते हैं और फालूदे की तासीर क्या होती है, सुनिए बनाने और पीने वालों की जुबानी। ये देखो रबड़ी बनती है पूरी दूध की, और जो सेवई बनती है जिसको होला बोलते हैं, ये दूध की सेवई से बनती है। और सब्जियाँ जो डाला जाता है ये पेट के ठंडक के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए रमज़ान में इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। हम लोग तो यहाँ 15 साल से माशाल्लाह फालूदा पीने आ रहे हैं, और यहाँ के जो फालूदे का टेस्ट है माशाल्लाह मुझे लगता है पूरा औरंगाबाद में कहीं नहीं रहेगा। मेरे लिए आप बोलोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइक एनर्जी ड्रिंक हुआ है एकदम। पूरे दिन भूखा रहने के बाद जब आपको इफ्तार बाद आते हैं तो माशाल्लाह इतना हेवी है कि ये आप पियोगे तो आपको खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। हम फालूदा जो है तो 5-6 साल से पी रहे। बुड्डी लेन में अभी 2 साल का गैप गिर गया था उनका, लॉकडाउन का बहुत मिस करे हमने बम्बई बांद्रा को, और इससे सेहत अच्छी रही थी, थोड़ा ठंडा लगता पेट में रोज़ा खुलने के बाद। रमजानुल मुबारक में ठंडे मशरूबात की अहमियत बढ़ जाती है, लेकिन ठंडे मशरूबात की फहरिस्त में फालूदे की अहमियत व इफादियत है। रोज़ादार तो इसे शौक से पीते ही हैं, बरादराने वतन भी दूर दराज इलाकों से फालूदा पीने के लिए बड्डी लेन का रुख करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। राजस्थान हज कमेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रियासत से सफर हज पर जाने वालों के बारे में जानकारी दी।
राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी ने बताया कि राजस्थान से सफर हज के लिए 2883 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा 65 साल से कम उम्र के लोग ही सफर हज पर जा सकेंगे। वाज़ेह है कि रवां साल सऊदी अरब हुकूमत ने दुनिया भर से 10 लाख आज़मीन को हज की सआदत हासिल करने की इजाज़त दी है। काल के 2 साल के बाद में अगर देखा जाए तो सेंट्रल हज कमेटी ने एक तरह से हरी झंडी दे दी। इस साल हज का मुकद्दस सफ़र होगा। राजस्थान हज कमेटी भी तैयारियों में जुट गई है। राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन अमीन कागजी हमारे साथ में मौजूद। सर, बहुत ही मुबारक मौका है, एक लंबे अरसे बाद तो उस मुकद्दस दर के जो हैं दरवाजे खुल गए हैं जहाँ पर दुआएँ कबूल होती। सबसे पहले तो मैं जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने उनकी ये जो गुजारिश थी, अल्लाह से दुआएं जो कर रहे थे वो कबूल हुई। और अभी तक टेंटेटिवली सऊदी गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल हज कमेटी को प्राइमरी ये बताया है कि हज इस साल इंशाल्लाह कंडक्ट होगा और हज पे जा पाएंगे लोग। राजस्थान से कितने लोगों को आप लोग भेजेंगे? आपने कुछ तब्दीलियाँ भी की, गाइडलाइंस में कुछ बदलाव भी किए गए? गाइडलाइन बेसिकली सेंट्रल हज कमेटी ने दी है। उसमें सेंट्रल हज कमेटी के पास जो सऊदी गवर्नमेंट की SOP आई है उसमें यह है कि इस बारी 65 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं वो नहीं जा पाएंगे, चाहे उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन वो नहीं जा पाएंगे। और जिस किसी के कवर नोट में मान लीजिए कि लेडीज़ की उम्र 65 से कम है और मर्द जो है जो उसके साथ महरम है उसकी उम्र 65 से अधिक हो गई है तो वो नहीं जा पाएंगे। उसकी जगह अभी उसमें अपने कवर नोट में वो महरम चेंज करने की सहूलियत सरकार ने दी है। आप भी राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं कि जो स्टेट हज कमेटी अपनी जो भी कामकाज कर रहे हैं उसमें जुट जाएं और रिव्यू करें, जो भी डिपार्टमेंट इसमें उनसे सहयोग लेना है, जो भी बचे हुए काम पेंडिंग है पूरे करने। देखिए, वैसे तो हमारी सारी तैयारियाँ इंटैक्ट हैं, हमने सब प्राइमरी सारी चीज़ें कर ली हैं तैयारियाँ। हमें सिर्फ फर्दर हज के बाद में इस रमज़ान के बाद में जब फाइनल SOP जब आएगी गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरबिया का कि हज किस तरीके से मुकम्मल होगा, क्या गाइडलाइन होंगी, कितने दिन आदमी अराफात में रहेगा, कितने दिन मक्का शरीफ में रहेंगे, कितने दिन मदीना शरीफ में रहेंगे, कितनी बार हज के बाद कितने उम्रे कर पाएगा आदमी, तो ये सारी गाइडलाइन आना बाकी है। कब तक जो है फ़्लाइट्स की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा एक तरह से देखा जाए, और कब तक राजस्थान से रवाना हो जाएंगे हाजी? इस साल हाजी कम हैं तो जब भारत सेंट्रल हज कमेटी जब हमें बताएगी तो हम ये हाजियों को यहाँ से भेजना शुरू कर देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बकरीद से करीब 15 दिन पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो राजस्थान से हज यात्रा 2022 की रवानगी की तैयारी शुरू हो गई और जो सेंट्रल हज कमेटी की ग्रीन लाइट के बाद में स्टेट हज कमेटी ने भी कोशिशें शुरू कर दी। करीब 2833 लोगों को हज यात्रा का मौका दिया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, ज़18 के लिए जयपुर से। बेंगलुरु में कुरान मजीद के एक और अंग्रेजी तर्जुमे का इजरा अमल में आया। जमात इस्लामी हिंद के मलयाली हल्के की जानिब से मुनक़िदा रमज़ान मिलन प्रोग्राम में तर्जुमा मंजर आम पर लाया गया। दिलचस्प बात यह रही कि बरादरान वतन के हाथों इस मुक़द्दस किताब के तर्जुमे का इजरा अमल में आया। केरला के मारूफ मुसन्निफ और सहाफ़ी मोहम्मद अब्दुल कादिर ने 12 साल की मशक्क़त के बाद कुरान मजीद का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया है। मोहम्मद अब्दुल कादिर ने कहा कि उन्होंने सहल ज़बान अंग्रेज़ी ज़बान में तर्जुमा और तफसीर पेश की है। तरक्की पसंद हिंदू तंजीमों से वाबस्ता सिद्धार्थ और मनोहर येलुवती ने कहा कि मौजूदा हालात में कुरान और दीगर मज़ाहिब की किताबों के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आम करने की ज़रूरत है। I translated this Quran because the existing translations are in archaic English. I wanted it in simple, standard English. That's why I started translating it anew. So it's not a revision of the existing translations. It is a fresh translation of the Holy Quran in simple English. ये कुरान इंग्लिश का ट्रांसलेशन आजकल के बच्चे हैं वो ना उर्दू जानते हैं ना मलयालम जानते हैं, वो आजकल इंग्लिश मीडियम में हर चीज़ पढ़ते हैं और नॉन मुस्लिम्स को भी हम इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे ये
ऐसे ऐसे उन लोगों को इस्लाम के बारे में जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर होने के लिए ये इंशाअल्लाह ये कुरान का ट्रांसलेशन बहुत काम आएगा। Primary message of the Quran is peace. Peace within the community of Islam, peace between all religions, that is very clearly underlined in the Quran. अभी ऐसा स्थिति है कि संघ परिवार के लोग इस्लाम के खिलाफ मुस्लिम के खिलाफ बहुत ही फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है कि ये लोग बहुत हिंसात्मक है, ये लोग बहुत वायलेंट है, ये लोग औरतों को शोषण करते हैं, ये लोग मॉडर्न नहीं है, ये लोग बहुत बैकवर्ड है, ये लोग बहुत प्रिमिटिव हैं। ऐसा बहुत कुछ गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा है। जो इस्लाम है या हिंदुज़म है, हर धर्म में मैसेज सेम है, वो है शांति, वो है प्यार। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मसाजिद, मदारिस और मीनारों के शहर मशहूर मालेगांव के लिए ये बात काबिल फ़ख्र है कि मालेगांव की मस्जिद अब्दुर्रऊफ़ अल मारूफ लाल मस्जिद आलमी अवार्ड बराए तामीर मस्जिद के लिए नामजद की गई है। तफसीलात के मुताबिक हर 3 साल में एक मरतबा पूरी दुनिया के खूबसूरत और दीदाजेब मसाजिद का सर्वे करके सऊदी अरब में कायम शुदा अल फौजान नामी इदारे के जरिए यह अवार्ड दिया जाता है, जिसके ट्रस्टियान में अब्दुर्रहमान अस्सुदैस और प्रिंस सुल्तान इब्ने सलमान अस्सऊद जैसी अहम शख्सियात शामिल हैं। अवार्ड के लिए नामजद मस्जिद अब्दुर्रऊफ के इमाम मुफ्ती इरफान नदवी के मुताबिक अल फौजान सोशल फाउंडेशन की जानिब से आलमी सतह पर सर्वे किया जाता है और इस सर्वे में सेंट्रल, जामे और मकामी मस्जिद के जुमराबंदी के तहत दीदा जेब मुनफरिद तर्ज तामीर की हामिल मसाजिद को नामजद किया जाता है और फिर उनमें से मुंतखब शुदा मसाजिद को अवार्ड बराए मस्जिद आर्किटेक्चर से नवाजा जाता है। जो हर साल 3 अल फौजान नामी इदारे की जो तंजीम है, जो 3 साल पर एक मरतबा इस अवार्ड को जो कायम करती है, इन साल पूरे वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से 200 मसाजिद का इंतखाब किया गया था। उन 200 मसाजिद में से इंतखाब होने के बाद ख़ास तौर पर बाज़ाब्ता 22 मसाजिद का इंतखाब किया गया। उन 22 मसाजिद में से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी मस्जिद शहर मालेगांव की मस्जिद हाजी अब्दुल रऊफ़ अल मारूफ लाल मस्जिद भी उसमें शामिल है। हाजी अब्दुल रऊफ़ मस्जिद एकरा नगर मालेगांव, ये मस्जिद का 22 मस्जिद पूरी दुनिया में चुनी गई, तो उसके अंदर इंडिया का 1 नंबर ये मस्जिद का आया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है, अल्लाह का शुक्र है। हाउस में भी अच्छा लगता है ना, वज़ू खाना है, मस्जिद का हॉल है, कालीन है, सब बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वाकई में यानी मस्जिद भी एक हट गया है और कालीन भी एक हट गया है और इसके जो है ना बनावट भी एक हट गया है। अवार्ड बराए तामीर मस्जिद 2022-23 के लिए 200 मसाजिद की फहरिस्त तरतीब दी गई थी, जिसमें 22 मसाजिद बाज़ाब्ता तौर पर अवार्ड के लिए नामजद की गई हैं। उनमें हिंदुस्तान से वाहिद मस्जिद अब्दुर्रऊफ की नामजदगी अमल में आई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से ज़हूर खान की रिपोर्ट। जेएनयू तशद्दुद मामले में नामालूम एबीवीपी तलबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एबीवीपी ने लिफ्ट के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई हैं। वहीं एबीवीपी और आयसा ने पीसी कर एक दूसरे पर इल्जाम लगाया। इतवार को लेफ्ट विंग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दरमियान मुबैना तौर पर नॉनवेज खाने को लेकर झड़प हो गई थी, जिसमें तकरीबन 15 तलबा जख्मी हो गए। बाएं बाजू के तलबा ने इल्जाम लगाया है कि एबीवीपी के तलबा ने नॉनवेज खाने पर कावेरी हॉस्टल के मेस सेक्रेटरी के साथ हाथापाई की। दूसरी तरफ एबीवीपी के तलबा का इल्जाम है कि बाएं बाजू के तलबा कावेरी हॉस्टल में तलबा को रामनवमी की पूजा करने से रोक रहे थे। दोनों ग्रुपों के दरमियान झड़पों की कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कैंपस के बाहर पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया है। आपको गौर करने की है कि 4 बजे से पुलिस को कॉल्स जा रहे थे। 4 बजे से स्टूडेंट्स इंटीमेट कर रहे थे कि वायलेंस यहाँ ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ हो सकता है यहाँ पे, आप प्लीज आ जाइए।
पुलिस वहाँ आती है। जब हम बाहर निकलते 9 बजे के करीब 4 पुलिस वैनें वहाँ खड़ी होती है। कम से कम 8 से 10 पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ खड़े होते हैं। उनके सामने ये लोग आके हमें सेक्सुअल अब्यूज देते हैं, सेक्सुअल थ्रेट्स देते हैं और पुलिस कुछ नहीं करती है। हम वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर से विनती करते हैं कि आपके सामने ये हो रहा है, आप प्लीज़ कुछ करिए। पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद हम सारे छात्र मिलकर शांतिपूर्वक एक मार्च निकालते हैं। हम दिल्ली बसंत कुंज थाना जाते हैं और थाना पे जाके हम वहाँ पे एसीपी से मुलाकात करते हैं, अजय वेदवाल से, जिन्होंने ये हमें एक आश्वासन दिया है कि अभी तक भी जो कंप्लेंट्स 2019 से इन लोगों के ऊपर हुई है, क्योंकि 15 से 20 ऐसे चेहरे हैं एबीवीपी के जिनका नाम बार बार हर पुलिस कंप्लेंट में, हर वायलेंस में आता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, वीडियो एविडेंस आते हैं, इनके नाम दिए जाते हैं, पर इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ना जेएनयू प्रशासन से कोई